किसी एक गांव में सुधा नाम की महिला रहा करती थी। उसको दो बच्चे थे, सूरज और श्रावणी। एक रोड हादसे में सुधा के पति की मौत हो जाने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुधा पर आ गई थी। सुधा ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसने रोटी बेचने का व्यापार शुरू किया। सुधा ने बनाई हुई रोटियां बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम हुआ करती थी। वो कभी भी लाभ की अपेक्षा ना करते हुए कम दामों में रोटियां बनाकर बेचा करती थी। सूरज और श्रावणी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। अपना होमवर्क पूरा होने के बाद वो अपनी माँ की मदद भी कर दिया करते थे। सूरज और श्रावणी के स्कूल के सामने ही एक नया पिज्जा सेंटर खुला। पिज्जा सेंटर वालों ने अपने खुद के पेम्पलेट भी छापे और गांव भर में बांटे। उससे पिज्जा सेंटर का अच्छा प्रचार होने लगा। गांव में पहला पिज्जा सेंटर होने के कारण लोग वहां पिज्जा खाने के लिए भीड़ कर रहे थे। पिज्जा खाने की चाहत और उसका लुभावना चित्र देखकर लोग आकर्षित होने लगे। लोग लाइन में खड़े रहकर पिज्जा लेने लगे। तभी एक दिन स्कूल में श्रावणी की दोस्त सोना अपने दोस्तों को एक जगह बुलाकर बताती है, तुम्हें पता है, कल मेरे पिताजी मुझे नया पिज्जा सेंटर खुला है, वहाँ लेकर गए थे। वहाँ इतना स्वादिष्ट और टेस्टी पिज्जा मिलता है और वैरायटी तो इतनी होती है कि हम जल्दी चूज ही नहीं कर पाते। वो पिज्जा सेंटर हमारे गांव में खुला, ये हमारी खुशनसीबी है। हाँ सोना, तुम सही कह रही हो। मैं भी कल मेरी माँ के साथ पिज्जा सेंटर जाऊंगा। एक बार तुम सब भी पिज्जा सेंटर जाकर जरूर आओ। ऐसा कहकर सोना वहाँ से चली जाती है। सोना की बात सुन श्रावणी घर आकर अपनी माँ से, माँ, मेरी दोस्त सोना का परिवार उस पिज्जा सेंटर में पिज्जा खाने के लिए गया था। सोना कहती है कि वहाँ का पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप हमें कहीं नहीं लेकर जाती हो माँ, हमें भी पिज्जा खाना है, प्लीज माँ। और किसी दिन हम जाएंगे बेटी। सुधा ने समझा बुझाकर श्रावणी को शांत किया। श्रावणी ये सारी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और सुधा सूरज से, देखो सूरज, सोनी छोटी बच्ची है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसके दोस्तों की बातें सुनकर पिज्जा खाने की जिद कर रही है। मगर तुम्हें तो हमारे घर के हालात पता है ना, रोटियां बेचने से ही तो हमारा घर चलता है और पिज्जा बहुत महंगा होता है जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तुम श्रावणी को समझाओ बेटा। ठीक है माँ। ऐसा कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद सूरज का क्लासमेट रोहन का बर्थडे आया तो रोहन स्कूल में सबको पिज्जा पार्टी देने लगा। उस दिन उसने पिज्जा सूरज और श्रावणी को नहीं दिया। सूरज रोहन के पास आकर, रोहन, तुम मुझे पिज्जा नहीं दोगे तो भी चलेगा, मगर मेरी बहन को सिर्फ थोड़ा सा दे दो। बेचारे को बहुत दिनों से पिज्जा खाने का मन कर रहा था। सूरज की बातें सुन रोहन, तुम जैसे भिखारियों को देने के लिए क्या तुम्हारे माँ के हाथ की रोटियां समझ रहे हो? ये पिज्जा है, पिज्जा। इसे खाने के लिए नसीब होना चाहिए, समझे? चलो निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर रोहन वहाँ से चला गया। सूरज और श्रावणी भी घर वापस आ गए। तभी श्रावणी अपनी माँ से, माँ, आज हमारे स्कूल में सबने पिज्जा खाया, मगर रोहन ने हम दोनों को ही पिज्जा नहीं दिया। आज अगर आपने मुझे पिज्जा नहीं दिया तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। श्रावणी रोते रोते अंदर कमरे में चली जाती है। तभी सुधा वहाँ खड़े खड़े सोचने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसने घर में बनाई हुई रोटी के ऊपर चीज, पनीर और सब्जियां डालकर एक रोटी पिज्जा बनाया, जो कि दुकान के बाहर लगाए हुए चित्र के समान ही था। और श्रावणी को बुलाकर सुधा, श्रावणी बेटी, देखो मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा बनाया है, जरा खाकर देखो। मुझे ये बकवास रोटी पिज्जा नहीं चाहिए, मुझे पिज्जा सेंटर का पिज्जा ही चाहिए। मैं तुम्हें कल किसी भी हालत में पिज्जा खिलाऊंगी बेटी। आज के लिए तुम इसे ही खा लो, बहुत रात हो चुकी है। मुझे ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ऐसा कहकर श्रावणी वहाँ से चली गई और श्रावणी भूखे पेट ही सो गई। भूखे पेट सोने के कारण उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी आधी रात को उठकर श्रावणी रोटी पिज्जा खाने लगी। सुधा यह सब दूर खड़ी रहकर देख रही थी और मन ही मन खुश हो गई। अगले दिन सुधा सूरज को अपने पास बुलाती है और उसे पैसे देकर, ये लो पैसे, स्कूल से घर आते समय इन पैसों से तुम दोनों के लिए पिज्जा खरीद कर लाना। माँ, ये पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे ना? अपनी पड़ोसी मधु आंटी है ना, उनसे उधार लिए थे, थोड़े थोड़े करके चुकता कर दूंगी। श्रावणी पैसे मिलने की वजह से बहुत खुश हो गई। सूरज के साथ श्रावणी स्कूल चली जाती है। स्कूल खत्म हो जाने के बाद सूरज श्रावणी को लेकर पिज्जा सेंटर चला जाता है। वहाँ जाते ही सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोककर, तुम अंदर नहीं जा सकते। हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? हमारे पास तो पैसे हैं ना। हमारे बॉस ने तुम जैसे को अंदर छोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया है। ये सुन श्रावणी रोने लगती है। ठीक है अंकल, हम यही खड़े रहते हैं,
बस आप अंदर जाकर हमारे लिए इन पैसों से पिज्जा लेकर आइए। सूरज की बात सिक्योरिटी गार्ड को ठीक लगी और उसने सूरज से पैसे लेकर पिज्जा काउंटर से पिज्जा लाकर दिया। दोनों खुशी से घर आए। घर आते ही श्रावणी बड़ी खुशी से, चलो भैया अब हम पिज्जा खाते हैं। ये लो। श्रावणी ने उसमें से एक स्लाइस निकालकर जल्दी से खा लिया और बॉक्स सूरज के सामने रख दिया। सूरज ने भी पिज्जा का एक स्लाइस उठाकर खा लिया। वो चुपचाप एक दूसरे की ओर देख ही रहे थे, तभी सुधा वहां आकर, बच्चों पिज्जा पसंद आया? माँ, इस पिज्जा से अच्छा तो तुम्हारा बनाया हुआ रोटी पिज्जा अच्छा है माँ। हाँ माँ, ये सूखी हुई रोटी की तरह लग रहा है। कल आपने बनाया हुआ रोटी पिज्जा तो बहुत ही अच्छा था माँ। मगर तुमने तो कल कोई रोटी पिज्जा खाया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता? हाँ, ये सुनकर श्रावणी, वो माँ वो ऐसा कहते ही सुधा जोर जोर से हंसने लगी। तभी सूरज अपनी माँ से, माँ, क्या आप मुझे और मेरे दोस्तों के लिए रोटी पिज्जा बना कर दोगी? मैं कल तुम दोनों को रोटी पिज्जा बना कर दूंगी। अगले दिन सूरज और श्रावणी अपने टिफिन में रोटी पिज्जा लेकर गए। लंच टाइम में अपने दोस्तों को रोटी पिज्जा खिलाया। उतने में रोहन वहां आ जाता है। रोहन सूरज से, तुम रोटी बेचने वाले हो, इससे ज्यादा तुम क्या ला सकते हो? ये ऐसा वैसा पिज्जा नहीं है, ये रोटी पिज्जा है। चाहो तो खाकर देख लो, ये तुम्हारे लाए हुए पिज्जा से कई गुना अच्छा है। रोहन एक रोटी पिज्जा का टुकड़ा उठाकर खाता है। तभी उसका स्वाद उसे बहुत पसंद आता है। तभी रोहन सूरज से, अरे हाँ सूरज, ये रोटी पिज्जा तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दो। अरे रोहन, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। ऐसा कहकर सूरज और रोहन दोस्त बन गए। अगले ही दिन से सुधा अपने रेडी पर रोटियों के साथ साथ रोटी पिज्जा भी बनाकर बेचने लगी। सभी लोगों को रोटी पिज्जा बहुत अच्छा लगने लगा। लोग लाइन में खड़े होकर सुधा का बनाया रोटी पिज्जा खाने लगे। बहुत ही जल्दी वो पिज्जा सेंटर बंद हो गया और सुधा का रोटी पिज्जा बहुत फेमस हो गया। ये देख पिज्जा सेंटर का मालिक रविंद्र सुधा के पास आकर उससे एक रोटी पिज्जा खाता है और सुधा से, तुम्हारे इस रोटी पिज्जा से मेरे पिज्जे का दुकान बंद हुआ है। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर जब मैंने तुम्हारा रोटी पिज्जा खाकर देखा तो मेरा सारा गुस्सा चला गया। सच में ये रोटी पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे मेरे पिज्जे का दुकान तो अब बंद हो गया है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे दुकान में ही अपने पिज्जे का दुकान लगा दो और मुझे तुम्हारे व्यापार में से थोड़ा हिस्सा दे देना। बाकी मार्केटिंग का काम मैं देख लूंगा। रविंद्र की बातें सुन सुधा बहुत खुश हो गई और झट से मान गई। ऐसे ही दिन ब दिन सुधा का रोटी पिज्जा बहुत मशहूर हुआ। स्वाद के साथ साथ मार्केटिंग अच्छा रहने के कारण बहुत कम समय में ही उसका पिज्जा का व्यवसाय बहुत बढ़ गया। उन्होंने बहुत पैसे कमाए और वो कुछ ही दिनों में अमीर बन गए। अब सुधा ने झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर बनाया और बच्चों के साथ सुधा खुशी खुशी रहने लगी। उसका रोटी पिज्जा लोग बड़े चाव से खाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में बुरा समय तथा अच्छा समय हर किसी का आता है, लेकिन उससे हमें अपना संयम तथा विवेकशीलता नहीं खोनी चाहिए और अपने मेहनत के दम पर हर नामुमकिन काम मुमकिन करने का प्रयास करना चाहिए। हरिहर नाम के गांव में आस्था नाम की एक धनवान लड़की रहा करती थी। आस्था के पिताजी विजय एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। महीने में 2-3 बार वो काम के सिलसिले में विदेश जाकर आते थे। आस्था की माँ प्रिया एक बहुत बड़ी ड्रेस डिजाइनर थी। आस्था उनकी इकलौती बेटी होने के कारण उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। इसीलिए आस्था जो भी मांगती मिनटों में उसके सामने वो चीज हुआ करती थी। जब भी विजय विदेश से लौटता था तो आस्था के लिए कीमती खिलौने लाया करता था। ये देख आस्था बहुत खुश हुआ करती थी। प्रिया भी लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े बनवाती थी। एक दिन प्रिया आस्था से, ये लो आस्था, नया ड्रेस कैसा है, जरा पहनकर बताओ। मम्मी ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। आस्था को इस बात का अब गर्व होने लगा था कि उसके पास जो भी कपड़े और खिलौने हैं वो किसी भी सहेलियों के पास नहीं है। विजय और प्रिया आस्था के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे, इसीलिए वो उसे कीमती खिलौने लाकर देते थे। आस्था के घर के पास नव्या नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसकी माँ मीना आस्था के घर काम किया करती थी। नव्या के पिताजी रमेश भी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे। रमेश और मीना उनके पास जो भी था उसमें नव्या की बड़ी प्यार से देखभाल किया करते थे। नव्या और आस्था एक ही उम्र के थे। जब नव्या अपने माँ के साथ आस्था के घर जाती थी तब आस्था उसे खिलौने दिखाती थी। जानती हो ये ड्रेस मेरी मम्मी ने मेरे लिए खास करके बनवाया है और ऐसा ड्रेस किसी के पास नहीं है, और ये खिलौना मेरे पापा ने इंग्लैंड से लाया हुआ है। तुम तो ऐसे खिलौनों के बारे में सपनों में भी नहीं सोच सकती।
तुम्हारे ड्रेस तो देखो कैसे है। आस्था हमेशा नव्या को नीचा दिखाती थी और दूसरों का हमेशा मजाक उड़ाती थी। आस्था बहुत सारे ड्रेस एक दो बार पहनती और डाल दिया करती थी। प्रिया उन ड्रेस को लेकर घर के काम वाली को दिया करती थी। नव्या अपने स्कूल के दोस्तों को हमेशा किसी न किसी तरह से मदद कर दिया करती थी। नव्या के स्कूल में सब उसके दोस्त थे और आस्था स्कूल में अपनी महंगी गाड़ियां और खिलौने बच्चों को दिखाने के लिए लेकर जाती थी। उसके खिलौने देख बच्चे उसे घेरा करते थे, मगर मन ही मन उसे कोसते रहते थे। एक दिन आस्था अपनी माँ प्रिया से, मम्मी, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? अरे हाँ, मैं तो मेरा बच्ची का बर्थडे भूल ही गई थी। क्या चाहिए मेरी गुड़िया को? मम्मी, मुझे एक डॉल हाउस चाहिए जो कि बहुत बड़ा हो। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। थैंक यू मम्मी। ऐसा कहकर आस्था वहां से चली जाती है और तभी नव्या आस्था का एक बहुत ही शानदार ड्रेस पहनकर उसके माँ के साथ आती है। तभी आस्था नव्या से, अरे, तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने फेंका हुआ ड्रेस इतना अच्छा होगा। ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। ये तुम्हारा ड्रेस है? हाँ, ये मेरा ही ड्रेस है। वैसे तुम गरीबों पर अमीरों के कपड़े बहुत जचते हैं। जाने दो, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। तुम भी क्या याद रखोगी? ये लो, मेरा और एक कीमती ड्रेस। ऐसा कहकर आस्था ने उसका एक नया ड्रेस नव्या को दिया। मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, तुम ही रखो। ऐसा कहकर नव्या वहां से चली गई। तभी आस्था खुश होकर अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से, पिताजी, मेरा अगले हफ्ते बर्थडे है, आप भूल गए? अरे, मेरी गुड़िया का बर्थडे भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, तुम चिंता मत करो। थैंक यू पिताजी। जाओ, अब तुम खेलो। ऐसा कहकर आस्था अपने बर्थडे का अब बेसब्री से इंतजार करने लगी। आस्था का जन्मदिन और नव्या का जन्मदिन एक ही दिन था। मीना और रमेश ने नव्या को बुलाया और, बेटी, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझे। अरे पिताजी, मैं तो भूल ही गई। पिताजी, मेरे चप्पल बहुत खराब हो गए हैं, मुझे नए चप्पल दिला दो ना। तो ठीक है, मेरी बिटिया को हम नई चप्पल खरीदेंगे। नव्या भी अब उसके जन्मदिन का बड़े बेताबी से इंतजार करने लगी। आस्था ने पूरी क्लास में बता दिया था कि उसके बर्थडे पर उसके पिताजी उसे सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं और सबको बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया। मगर नव्या ने अपनी सहेलियों को और दोस्तों को अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताया। इतवार के दिन रमेश और मीना ने सुबह उठकर नव्या को उठाया और उसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मीना ने उसे नहलाकर उसे नया ड्रेस पहनने के लिए दिया। रमेश ने भी नव्या को नई चप्पल लाकर दी। ये देख नव्या बहुत खुश हो गई। नव्या अपने माँ पिताजी से, माँ, पिताजी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी रमेश और मीना नव्या के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गए और दूसरी ओर आस्था के पिताजी विजय को किसी अर्जेंट काम से लंदन जाना पड़ा। सुबह ही विजय ने आस्था को फोन किया। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। बेटा, मुझे कुछ अर्जेंट काम के सिलसिले में लंदन आना पड़ा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। थैंक यू पिताजी। ऐसा कहकर आस्था अपने कमरे से बाहर आई तो आस्था अपनी माँ को आवाज लगाती है, मम्मी, मम्मी, कहाँ हो? उसकी आवाज सुन घर की नौकरानी ने एक ड्रेस उसके हाथ में दिया और कहा, बेटी आस्था, तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज ये ड्रेस पहनने के लिए दिया है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद चाची। मम्मी कहाँ है? बेटी, माँ को सुबह ही अर्जेंट काम की वजह से बाहर जाना पड़ा, तुम नहाकर तैयार हो जाओ। जी। आस्था जा रही थी तभी फिर से फोन बजा। आस्था ने जल्दी जाकर फोन उठाया तो प्रिया फोन पर बात कर रही थी। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। मेरी बच्ची, मैं आज सुबह अर्जेंट काम होने की वजह से ऑफिस आई हूँ, मैं शाम तक घर आ जाऊंगी, तुम तैयारी करके रखना। ठीक है मम्मी। ऐसा कहकर आस्था ने फोन रख दिया और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसे आज बहुत बुरा लगा। शाम को आस्था का घर बर्थडे पार्टी के लिए सजाया गया। उसके लिए वहाँ बहुत सारे तोहफे रख दिए गए। हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा केक रखा हुआ था। बच्चों को खाने के लिए अलग अलग तरह के पकवान, स्नैक्स, स्वीट तथा आइसक्रीम भी रखा हुआ था। तभी आस्था वहाँ नया ड्रेस पहनकर आई और उसके सारे दोस्तों ने उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। थोड़ी देर बाद आस्था अपने माँ का इंतजार करने लगी, मगर प्रिया जल्दी नहीं आई। आस्था के सारे दोस्त वेट करके थक गए। तभी एक दोस्त आस्था से, आस्था, तुम्हारी मम्मी को आने में बहुत देर हो जाएगी, हमें अभी हमारे घर जाना चाहिए।
बाय। ठीक है, बाय। ऐसा कहकर सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं। तभी प्रिया का आस्था को फोन आता है। बेटा, मुझे आने में थोड़ी और देर हो जाएगी। तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना लेना, ठीक है? सॉरी बेटा। आस्था गुस्से से फोन काट देती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इधर नव्या के घर उसके दोस्त नव्या का जन्मदिन याद रखते हुए उसके लिए छोटे छोटे तोहफे लेकर पास गए। तभी मीना ने सभी बच्चों के लिए बिरयानी और खीर बनाई थी। मीना ने खुद के हाथों से नव्या के लिए केक बनाया था। थोड़ी देर बाद नव्या और मीना आस्था के घर बर्थडे की बधाई देने के लिए गए। वहां पर जाते ही आस्था कहीं नहीं दिखी तो नव्या उसके कमरे में चली गई तो आस्था वहां रो रही थी। ये देख नव्या, क्या हुआ आस्था, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तब आस्था ने नव्या को जो कुछ हुआ वो सब बताया। वो सुन नव्या आस्था से, आस्था, मेरा भी जन्मदिन आज ही है, इसलिए मैं तुम्हें चॉकलेट देने आई थी। मेरे दोस्त मेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम मेरे साथ आई तो हम दोनों मिलकर एक साथ केक कट कर लेंगे। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। नव्या, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मगर तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती हो। मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, मगर तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। तुम आज सबसे खुशनसीब लड़की हो जिसके पास उसके बर्थडे के दिन उसके माँ पिताजी है। आस्था रोने लगी। तभी मीना आस्था से, आस्था बिटिया उठो, चलो, बर्थडे के दिन ऐसे रोती नहीं है बेटा। चलो हमारे घर, हम सब मिलकर तुम्हारा बर्थडे अच्छी तरह से मनाएंगे। अब नव्या के घर में आस्था और नव्या ने अपने अपने बर्थडे का केक काटा और उन्होंने अपना जन्मदिन खुशी खुशी मनाया। उस दिन से नव्या और आस्था पक्की सहेलियां बन गई और आस्था के स्वभाव में हुआ बदलाव देख नव्या भी बहुत खुश थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और अपने लोगों के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए।